हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर 28 है और आज यानी 14 सितंबर 2021 के लिए है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप इस तस्वीर को देखें। ठीक है, ये तस्वीर बहुत ही आकर्षक है। ठीक है, ये तस्वीर ऐसा है जिसे आप देखने के बाद आपको लगेगा जो बहुत ही संघर्ष यहाँ चल रहा है। ठीक है, और ये संघर्ष ऐसा संघर्ष है जो कि दुनिया को एक संदेश दे गया है। ठीक है, और वो दुनिया को सिखा गया है जो राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, इसे आप अच्छे से देखिए और साथ साथ में, ठीक है, इससे क्लियर और हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सौर्यू के विचार 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सौर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सौर्यू। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिल कर रहा बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। पहले चित्र में क्या है, यूरोप और अमेरिका के और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष लंबी कतार में खड़े हैं। यानी अमेरिका का चित्र है ये, और लंबी स्त्री पुरुष जो है ना लंबी कतार में खड़े हैं। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता की प्राप्ति की वंदना करते हैं। ठीक है, जा रहे हैं। जो प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के समान जमीन पर निरंकुश स्थानों को ध्वस्त बिखरे हुए हैं। तो यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी पहली अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की जो नींव थी वो सबसे पहले स्टार्ट हुई 1789 में, जो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें पर भूसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। यानी 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन, यानी यूरोप को में जो है ना एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। इन परिवर्तन से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय समाजों के संस्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासक को बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। निरंकुश शासन व्यवस्था। ठीक है, इस वजह से लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा था तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। तो निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ जाकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। उदारवादी विचारों का प्रसार यानी लिबरलिज्म, जो सबके विकास की बात सोचते हैं, उनका प्रचार प्रसार हुआ। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, जो कि हम 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे, वहाँ से ये शब्द उठाया गया, जो कि हमारे संविधान में भी इसको जोड़ा गया है। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका बहुत अहम थी। ठीक है, चलिए इसमें पूछे गए प्रश्नों को एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की यानी स्पष्ट अभिव्यक्ति की स्पष्ट कीजिए। यानी ये है जो फ्रांसीसी क्रांति की राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब की गई थी। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इसी क्रांति के राजनैतिक और संवैधानिक बदलावों द्वारा फ्रांस की प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के हाथों में आ गई और क्रांति के अनुसार अब लोगों द्वारा पेश का गठन किया होगा और नागरिक इसकी बागडोर संभालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे? यह किस बात का प्रतीक है? तो निरंकुश शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार अथवा शासक
रूबी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। ऐसी सरकार या सत्ता बिल्कुल निरंकुश होती है। ऐसी सरकार अत्यंत केंद्रीकृत है जो सेना के सहारे नीतियों को अपनाकर अपने विरोधी और जनता का दमन करती है। प्रतिमा के सामने बिखरे हुए अवशेष इस बात का प्रतीक है कि अब निरंकुश शासक व्यवस्था का अंत हो चुका है और लोकतंत्र का उदय हो चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में अवधारणा को जन्म लिया गया। 19वीं में यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति कैसी थी, ये पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की प्रमुख व्याख्या तो क्या था, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में घोषित पोषित चित्र कला में लोक जीवन की भावनाओं का बहुमूल्य भक्ति और श्रृंगार। आप डियर स्टूडेंट लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।